Please like and subscribe Horror In channel. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपका भाई, आपका दोस्त आप लोगों के लिए एक और नई स्टोरी लेके आया है, जो कि श्रीलंका के एक ट्रिप की है। उसके साथ और मज़ीद स्टोरीज़ हैं, इंशाल्लाह अच्छी लगेंगी आपको। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, चैनल को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को आखिरी में सब्सक्राइब कर दिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो। दोस्तों, दुआ करते हैं कि फ़लस्तीन और हमास और गज़ा के बहन भाइयों पे अल्लाह ताला रहम फरमाए। और पहले भी आपको बोला था कि स्टैंड लें इज़राइल के ख़िलाफ़ और अपना स्टैंड लें, उनकी प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करें, उनकी सारी चीज़ों को रिजेक्ट करें, ताकि हम अपने गज़ा के बहन भाइयों का हक अदा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सुनते हैं हॉरर स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, मेरा नाम किन्ज़ा है। मैंने आपकी रिसेंटली वीडियोस देखी हैं, बहुत अच्छी बना रहे हैं आप। ऐसे ही बनाते रहिए, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करेगा इंशाल्लाह। तो मेरे पास एक स्टोरी है जो कि हमारे 4 दोस्तों की है। ये वाक़या श्रीलंका का है। तो उस टाइम पे हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और हमारे यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर चल रहे थे। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हम सब में डिसाइड होता है कि यार एक ट्रिप लगाते हैं। इससे पहले हमने कोई भी ट्रिप नहीं लगाई थी, ये हमारी फ़र्स्ट ट्रिप थी और हम इसको बहुत लंबा करना चाहते थे, क्योंकि हमने इससे पहले ट्रिप करी ही नहीं थी और कोई लगा ही नहीं ट्रिप। तो मेरी तीनों दोस्तें मेरे घर पे जमा होती हैं। मैं अपनी दोस्तों के नाम भी बता देती हूँ आपको। एक का नाम आयशा, एक का नाम अस्मा और एक का नाम फ़ातिमा था। तो आयशा कहती है कि यार बांग्लादेश चलते हैं, बांग्लादेश में बहुत सी अच्छी जगह हैं और बहुत से अच्छे जंगलात भी हैं। और उसके बाद हम सब में श्रीलंका का प्रोग्राम बन जाता है कि हम श्रीलंका की ट्रिप लगाते हैं। तो अब्दुल्ला, अस्मा की मंगनी थी, तो हम सब बोलते हैं कि अस्मा की मंगनी होने दो, फिर ट्रिप के टिकट्स ले लेंगे और बुक कर लेंगे वहाँ के टिकट्स। तो एक वीक के बाद अस्मा की भी मंगनी हो जाती है। उसके बाद हम टिकट्स बुक कर लेते हैं। टिकट्स बुक करने के बाद टिकट्स हमें 2 दिन के बाद के मिलते हैं, यानी 2 दिन के बाद हमारी फ़्लाइट थी श्रीलंका की। तो सब लड़कियां मेरे घर पे जमा होती हैं। फिर वहाँ से हम सामान वगैरह पैक करके एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। एयरपोर्ट पहुँचते ही, कराची से शायद 1 दिन का सफ़र है श्रीलंका का, तो हम वहाँ जाकर एक होटल में रूम बुक कर लेते हैं। उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, वो हमें अपना सा फील करवा रहे थे। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम किसी के मुल्क में हैं, किसी गैर मुल्क में हम बैठे हुए हैं। हमारा वहाँ का ट्रिप 2 वीक का था, तो हम उस 2 वीक की ट्रिप में बहुत जगहों पे घूमे और बहुत प्लेसेस विज़िट की। हम सब ने डिसाइड किया था कि हम उस 2 वीक में इंशाल्लाह एक जंगल में कैंपिंग करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला, असली मज़ा तो तब आने वाला था जब हम उस फॉरेस्ट को विज़िट करते हैं और उस फॉरेस्ट में कैंपिंग करते हैं। उस फॉरेस्ट का नाम सनाराजा फॉरेस्ट था। ये बहुत फेमस था। तो आयशा, अस्मा, फ़ातिमा और मैं बोलते हैं कि यार 3 दिन रह गए हैं जाने में, तो ऐसा करते हैं यहाँ के फेमस फॉरेस्ट में विज़िट करते हैं और कैंपिंग करते हैं। तो हम चारों निकल जाते हैं होटल से कैंपिंग के लिए। 1 घंटे के ट्रैवल के बाद फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत से लोग आते हैं कैंपिंग के लिए, लेकिन उस दिन बहुत कम आए थे वहाँ, और वो भी थोड़ी देर बाद चले गए थे। तो अकेले हम ही थे सिर्फ उस जंगल में, और हमारे साथ एक गाइड भी था। शाम के टाइम वहाँ के नज़ारे हमें दीवाना कर रहे थे। बहती हुई लेक और सूरज गुरूब होना और वो हरियाली देखना। खैर, हमारा गाइड
वहाँ हमारी मदद करता है टेंट लगाने में और आग जलाने में। और अब्दुल्ला उस गाइड को एक एक रास्ता पता था उस जंगल का, तो वो लकड़ियाँ जमा करके लाता है और हम खाना पकाते हैं। और खाना पकाने के बाद हम जब चाय बनाते हैं, फिर हम सब चाय पी रहे होते। तो हम सब दोस्तों में फातिमा थोड़ी सी डरपोक थी वह अब्दुल्ला, और मेरी एक दोस्त अस्मा, उसको भूतों की कहानियाँ पसंद थी, तो वो फातिमा को डराना शुरू कर देती है कहानियाँ सुना के। फिर आयशा भी शुरू हो जाती है इससे मजाक करना। तो मैं बोलती हूँ बस करो, मत डराओ उसको इतना। तो हम सब अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। तो हमारे गाइड के लिए टेंट नहीं बचा था, तो मैं फातिमा का टेंट उसे दे देती हूँ और फातिमा को अपने टेंट में बुला लेती हूँ। तो हम सब सो रहे होते हैं अपने अपने टेंट में, तो मुझे एक आवाज़ आती है जैसे कोई जानवर कुर्रा रहा हो। तो मैं उठ जाती हूँ और देखती हूँ लाइट मार के, तो टेंट के अतराफ कोई भी नहीं होता। तो अब्दुल्ला, आयशा और अस्मा को वॉशरूम जाना होता है और वो दोनों उठ जाती हैं। तो वो गाइड के साथ वॉशरूम चली जाती हैं। पास में आबशार थी तो वो वहाँ जाती हैं। तो आयशा बैठी हुई होती है और उसको महसूस होता है कि कोई उसके कान के पास आके सांस ले रहा है। और वो जब ये महसूस करती है तो वो एकदम से चौंक जाती है। फिर उसके बाद वो वहाँ से उठ जाती है और वो तीनों लोग आ जाते हैं वापस अपने टेंट में। अगले दिन की सुबह बहुत अच्छी थी, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही थी और हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रही थी। तो अगले दिन की दोपहर में गाइड हमारा आग जलाता है, फिर हम वहाँ खाना पकाते हैं और नाश्ता वगैरह कर। तो आयशा और अस्मा उसी प्लेस पे जाती हैं नाश्ते के बाद, और वो देखती हैं कि वो जो महसूस हुआ था हमें वो वहम था या वो एक कोई चीज़ है। फिर वो आपसे उस आबशार के पास जाती हैं और वो दोनों बैठती हैं उस आबशार के पास। तो उनको वापस से वही सांस महसूस होती है। अब वो सांस हल्के हल्के करके कुर्राहट में चेंज हो रही थी। तो जब ये महसूस करती हैं तो वहाँ से फ़ौरन भाग जाती हैं और हमें आके बताती हैं। तो हम कहते हैं कि यार क्यों मजाक कर रही हो। तो वो दोनों कहती हैं कि यार मैं मजाक नहीं कर रही, चलो यहाँ से चलते हैं, ये जगह बहुत ख़तरनाक है। तो हम दोनों कहते हैं एक दिन और ठहर जाते हैं फिर चले जाएंगे यहाँ से। तो अब्दुल्ला, वो एक दिन रुकना हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया। हम सब अपने टेंट में होते हैं रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। तो हम सब जाग रहे थे। तो हमारे गाइड के टेंट में से एक आवाज़ आती है किसी जानवर की। तो हम बाहर निकल के देखते हैं तो हमारे गाइड को एक भयानक चीज़ जंगल में खींचते हुए लेके जा रही थी। जब मैंने उस चीज़ के मुंह पर लाइट मारी तो वो ना जानवर था और ना इंसान। तो वहाँ से हम सब छोड़ छाड़ के भागते हैं। जब हम भाग रहे तो वो चीज़ हमारे पीछे थी और रास्ते में हमें एक हट नज़र आता है। बीच में जंगली जानवर भी पड़ गए थे हमारे पीछे। तो हम उस हट में पनाह ले लेते हैं। तो उस हट में एक आंटी रह रही थी, वो शायद श्रीलंकन थी क्योंकि हमें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। वो आंटी हमारी हालत देखकर पानी वगैरह पिलाती हैं। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद आयशा की नज़र उनके पैरों पर पड़ती है। तो वो हम सबको इशारे से बोलती है कि इनके पैर देखो। और जब हमने उनके पैर देखे तो अब्दुल्ला, आधी जान हमारी वहीं निकल गई थी। वहाँ से हम फिर निकलने की करते हैं। जब हम निकल रहे होते हैं तो उस आंटी का बिहेवियर चेंज होता है और उसका फेस भी तब्दील होने लग जाता है। तो हम लोगों की रूहें वहीं कब्ज़ हो गई थी। और उसके बाद वो बुढ़िया हमें बोलती है कि यहाँ तुम बहुत गलत तरीके से आ गए हो, इस जंगल में हमारा पूरा ख़ानदान रहता है। तो वहाँ से हम फ़ौरन निकल के भागते हैं। वो बुढ़िया हमारा पीछा कर रही थी। फिर हमें एक केव दिखती है। उस केव में हम पनाह ले लेते हैं और बैठ जाते हैं।
हम फिर वहाँ सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। तो जब सूरज की पहली किरण हम पर पड़ती है तो मैं सबको उठाती हूँ। फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं। वहाँ से निकल कर हमें मकाम पज़ीर देखते हैं वहाँ के, तो वो देखकर हमें अपने घर ले जाते हैं और बैंडेज वगैरह करते हैं, क्योंकि बहुत सी चोटें लग आई हुई थी हम सबको। और वो सब कुछ पूछते हैं हमसे और हम उनको सब कुछ बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि वहाँ तो सब गाइड्स को पता है कि उस जंगल में रात को नहीं ठहर सकते, तो कौन सा गाइड आपको ले गया था। तो जब उन्होंने नाम पूछा उस गाइड का, तो हमने नाम बताया उस गाइड। तो जो कुछ उन्होंने बताया तो हम हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने बोला कि उस गाइड को मरे हुए 3 साल हो गए हैं और उस गाइड की डेथ भी उसी जंगल में हुई थी। तो हमने बोला कि फिर हमारे साथ कौन था। शुरुआत से लेके आखिर तक वो कौन था जो हमारी मदद कर रहा था और हमें लकड़ियाँ वगैरह ला के दे रहा था और हमें गाइड बन के ट्रीट कर रहा था। तो वो राज राज ही रह गया। और वहाँ हम फिर श्रीलंका की ट्रिप हमने कभी भी नहीं लगाई और हम ना कभी उस जंगल में गए, क्योंकि वो भयानक सीन हम वापस नहीं दोहराना चाहते थे। तो ये थी हमारी एक ट्रिप की कहानी जो बहुत खौफनाक थी। फिर हम जब घर वापस आए श्रीलंका से, तो हमने कुछ भी नहीं बताया अपने घर वालों को, क्योंकि हमें पता था हमें बहुत डांट पड़ने वाली थी अगर हम सब कुछ बता देते घर वालों को, और हमारा निकलना भी बंद हो जाता घर से। तो हमने कुछ भी नहीं बताया और उसके बाद मैंने आपको ये स्टोरी शेयर की है। और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा और ऐसी वीडियोस बनाते रहें। मैंने आपकी वीडियोस देखी और मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब भी किया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम ताबिश है और मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ। मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक क्लिनिक में जॉब करता हूँ। तो भाई ये स्टोरी मेरे नानी के स्टोर रूम की है। जब भी मैं नानी के घर पे जाता था तो वो स्टोर रूम मुझे एक भयानक मंजर दिखा रहा होता था। मैं उस स्टोर रूम में जाने से भी बहुत डरता था। एक दिन मेरे और मेरे कज़न गेम खेल रहे थे। वो गेम छुपन छुपाई था। तो मेरा एक कज़न और मैं स्टोर रूम में छुप जाते हैं। तो हम वहाँ छुपे हुए होते हैं। छुपने के 1-2 मिनट बाद हम दोनों की गर्दन पे ज़ोरदार चमाटा पड़ता है एक। तो हम दोनों चौंक जाते हैं। हमारी तकरीबन 5 साल उम्र होगी उस वक्त। तो हम वहाँ से फ़ौरन निकल के भागते हैं। भागने के बाद हम वहाँ आके अपनी नानी को ये बात बताते हैं, लेकिन नानी वो नज़रअंदाज कर देती हैं। तो मेरे मामू की शादी होने वाली थी। तो हम वहाँ नानी के घर पे पूरे घर वाले रुकने के लिए जाते हैं। मामू की बारात थी और मैं कपड़े चेंज करने के लिए स्टोर रूम में जाता हूँ। जब मैं कपड़े चेंज करता हूँ वहाँ, तो मुझे हर तरफ से चमाटे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ शलवार ही पहनी थी और मैं कमीज़ पहन रहा था। मुझे चमाटे पड़ना नहीं बंद होते और मैं वहाँ से भागता हूँ। तो मैं वहाँ से भागकर कपड़े वगैरह पहन के और इवेंट अटेंड कर लेता हूँ और मैं ये सब बात किसी को भी नहीं बताता हूँ। एक रात में जब सो रहा था वहाँ, तो मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, और वो आवाज़ स्टोर रूम से आ रही थी। तो मैं अपने एक कज़न को उठाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार उठ, मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही है जो कि स्टोर रूम से आ रही है। तो हम दोनों स्टोर रूम की तरफ जाते हैं। स्टोर रूम के करीब जाते हैं तो स्टोर रूम के गेट में से 2 बच्चे निकलते हैं। वो बिल्कुल ब्लैक हुए हुए थे और उनकी लाल आँखें अलग से दिख रही थी हमें। तो ये देखकर अब्दुल्ला भाई हम उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो जब तक गायब हो गए थे। तो हम सुबह उठकर ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन हमारे सारे बड़े समझते हैं कि इन दोनों बच्चों ने सपना देख लिया होगा। अब मामू के वलीमे के बाद सब घर पे आ जाते हैं। तो मामू अपने कमरे से पानी पीने के लिए बाहर निकलते हैं और मुमानी वॉशरूम चली जाती हैं। तो मामू जब कमरे में आते हैं
मुमानी को मिरर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। मामू उनके पास चले जाते हैं तो मामू उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं। तो एकदम वॉशरूम से मुमानी निकलती हैं और मामू ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम तो यहाँ खड़ी थी। तो वो बोलती हैं कि मैं तो वॉशरूम में गई थी फ्रेश होने के लिए। तो मामू और मुमानी ने देखा कि वो बच्चे जो मुझे दिखे थे वो मुमानी के पीछे से भागते हुए निकलते हैं और हंसते हैं। तो मुमानी एकदम से चीख मारती हैं और मामू भी डर जाते हैं। तो हम सब घर वाले उनके कमरे में जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। तो वो ये कहानी हम सबको बताते हैं। फिर मैंने बोला कि हमारी बात आपको झूठ लग रही थी ना, ये सब हम दोनों ने भी देखा है। तो वो स्टोर रूम नानी ने हमेशा के लिए बंद करवा दिया अब्दुल्ला भाई। उसके बाद उधर दीवार खड़ी थी और नानी ने दीवार खड़ी करवा दी थी। तो ये थी हमारी नानी के घर की स्टोर रूम की कहानी, और इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्ट। ख्याल रखिएगा अपना और अपने चैनल का। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, मेरा नाम यासीन है। मैंने आपकी स्टोरी सुनी है, बहुत अच्छी बना रहे हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो मेरे पास एक स्टोरी है जो कि आदमखोर की है। मैं औरंगी टाउन में रहता था अब्दुल्ला। औरंगी टाउन का कब्रिस्तान तो आपने देखा होगा। तो हमारी रिहाइश वहाँ थी पहले। मैं वहीं पैदा हुआ था। मेरी जवानी और बचपना वहीं गुजरा था। तो मेरे दादा दादी की कब्र भी वहीं थी। तो एक दिन मैं और मेरे बाबा दादा दादी की कब्र पे जाते हैं तो देखते हैं कि 2 से 3 कब्रें खुदी हुई हैं और उन कब्रों में से लाशें गायब हैं, कफन वैसे ही पड़े हुए हैं। तो मेरे बाबा और 2 से 3 लोग और गोरकन के पास जाते हैं, उसको इस सब के बारे में बताते हैं। तो गोरकन कहता है कि क्या कह रहे हो, ये कब हुआ, मैं तो नहीं जानता इस सब चीज़ के बारे में। तो गोरकन उस दिन के बाद से हर रात जाग रहा था और देख रहा था कि कौन आता है और लाशों को गायब करता है उस कब्रों से। तो एक दिन सब मोहल्ले वाले और वो गोरकन जाग रहा था। उस आदमखोर का वेट कर रहे थे सब लोग। वेट करते करते 1 बज गया था। तो तकरीबन काफ़ी देर हो गई थी वेट करते करते। 4 बजे के करीब एक नौजवान लड़का आता है और उसके साथ एक और बंदा होता है। उसके साथ वो बंदा आता है और एक नई कब्र खोदने लग जाता है। उसके साथ जो दूसरा बंदा होता है वो कब्र में उतरता है और अपने कपड़े उतार कर उस कब्र में जाता है। वो पता नहीं उस कब्र में जाकर उसके साथ क्या करता है। वो कब्र एक औरत की थी। तो हम ये सब देखकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उनको पकड़ने के बाद जब हम उनसे पूछताछ करते हैं तो वो हमें सब कुछ बताते हैं। जब वो सब कुछ बताते हैं तो उन्होंने बताया कि जब वो किसी मर्द की कब्र खोदते हैं तो वो उस लाश को पूरा खा जाते हैं, और जब वो किसी औरत की कब्र खोदते हैं तो पहले वो उसके साथ हमबिस्तरी करते हैं और फिर उसकी लाश को पूरा खा जाते हैं। तो ये सब सुनने के बाद हमने उनको बहुत मारा भी और इलाके वालों ने उनको बहुत पीटा भी। फिर पीटने के बाद हमने उनको जेल में बंद करवा दिया। फिर उनके साथ पता नहीं क्या हुआ, जेल वालों ने छोड़ दिया या मार दिया। तो ये थी हमारे औरंगी टाउन के कब्रिस्तान की स्टोरी, और ये थी वो आदमखोर की स्टोरी। होते ये पूरे इंसान की तरह ही हैं, लेकिन ये इनको सिर्फ इंसानों के खून की लत पड़ जाती है तो बस ये इंसानों को खाना शुरू कर देते। तो इस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस स्टोरी को अपने चैनल पर ज़रूर चलाइएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ऐसी हमारे स्टोरी शेयर करते रहें और हमें सेंड करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको चैनल पसंद आए तो कमेंट करें हमें, और वीडियो आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करें। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और मोटिवेशन देते हैं। तो स्टोरी शेयर करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दी है और तमाम हमारे सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, आप हमें उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करें और तमाम हमारे सोशल मीडिया की वेबसाइट के साथ कनेक्ट रहें। मैं अपने टिकटॉक के अकाउंट पे भी अपलोड करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी।
तो कनेक्ट रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए दे दें इजाज़त भाई को, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।